हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क्यू एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके पहले हमने सिंगल पार्टिकल के लिए टॉर्क्यू पढ़ा था, सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। आज हम बहुत सारे पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक पार्टिकल्स का सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया कि बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है। अब सिस्टम है वो क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसमें टॉर्क रहेगा, उसका क्या रहेगा? मोमेंटम रहेगा। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। तो हमने कंसिडर किया फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है L1, सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है L2। इसी टाइप से इसमें कितने पार्टिकल है? n पार्टिकल। तो जो nth पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? Ln। तो अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो इस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा L इज इक्वल टू क्या रहेगा? L1 प्लस L2 एंड सो ऑन Ln। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सभी पर्टिकुलर एक सिंगल पार्टिकल्स के सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम रहेगा। कि हमने सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का क्या कर दिया? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम है किसके इक्वल रहेगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Li। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Li, ये लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि पहले i की स्पेस पर क्या पुट करेंगे? 1, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर i की स्पेस पे क्या पुट करेंगे? 2, तो सेकंड, ऐसे 3, 4, 5, ऐसे कहाँ तक पुट करेंगे? n तक। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया कि जो l है, l इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन, मतलब इन सभी का सम। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Li। ठीक है, इतना आ गया। वेयर Li क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। हमने सपोज कर लिया फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है? L1। तो L1 किसके इक्वल होगा? हमें पता है L किसके इक्वल होता है? L इक्वल होता है R क्रॉस P। L किसके इक्वल होता है? R क्रॉस P। तो L1 किसके इक्वल रहेगा? R1 क्रॉस P1। L2 किसके इक्वल रहेगा? R2 क्रॉस P2। L2 मतलब क्या है? सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल रहेगा? सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और P2 क्या है? सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। इस टाइप से अगर मैं ith पार्टिकल, 10वें नंबर के 15वें नंबर के पार्टिकल की बात करूँ, यहाँ यूँ कहे iवें नंबर के ith पार्टिकल की अगर बात करूँ तो ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? इन सभी के स्पेस पर हम क्या लिख देंगे? I लिख देंगे। तो Li इज इक्वल टू Ri इन क्रॉस Pi, वेयर Li इज angular momentum of ith particle, Ri is position vector of ith particle, and Pi, what is Pi? Pi is linear momentum of ith particle। और ये किसके इक्वल रहेगा? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। तो m1 mivi, where mi is mass of ith particle, iवें नंबर के पार्टिकल का मास, और vi क्या है? iवें नंबर के पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी। ये आ गया। अब हमने क्या कहा? इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? समेशन Li की स्पेस पर क्या पुट करेंगे हम? Ri क्रॉस Pi। Li की स्पेस पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बार बार समेशन में i इज इक्वल टू 1 to n लिखने की ज़रूरत नहीं है, समेशन लिखा है मतलब हम समझ गए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? समेशन Ri क्रॉस Pi। अब इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। अब इसका क्या कर दे? डिफ्रेंशिएशन कर दे, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कर देते हैं।
तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास dl अपॉन dt। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन। इधर भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो इधर डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, इधर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास। इसी को देखो हम क्या करें, एक काम यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, एल इज इक्वल टू क्या था, समेशन एल आई, और एल आई ही किसके इक्वल है, समेशन आर आई क्रॉस पी आई के इक्वल। ठीक, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2 कि एल जो था इसके इक्वल था तो एल इसके इक्वल, और एल आई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इसी को अब हमने कौन सी, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाली पोजीशन ले ली तो हमारे पास एल इज इक्वल टू क्या है, समेशन आर आई क्रॉस पी आई। इसका कर देंगे हम डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल आई अपॉन डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी समेशन आर आई क्रॉस पी आई। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, या इसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। किस टाइप से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरे टर्म को अगर मैं लिखूँ तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिखेंगे कि डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू समेशन, इधर डी बाई डी टी समेशन एल आई। हमने क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डी बाई डी टी यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी डी बाई डी टी लिखा। अब ये जो समेशन इसको निकाल लेते हैं बाहर, समेशन को हमने निकाला बाहर और इस डी बाई डी टी को अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एल आई अपॉन डी टी। ये आएगा क्या, हमने क्या किया, इस समेशन को बाहर लिख दिया और डी बाई डी टी को अंदर लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो डी एल अपॉन डी टी है वही किसके इक्वल होता है, टॉ के इक्वल। डी एल अपॉन डी टी, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डी एल अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल होता है, टॉ के इक्वल। तो डी एल आई अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, टो आई के इक्वल। वेयर टो आई इज इक्वल टू कितना है, कितना है टो आई। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, टो के इक्वल होता है। डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, टो के इक्वल। तो डी एल आई अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, टो आई के इक्वल हो जाएगा। वेयर टो आई इज, व्हाट इज टो आई, टो आई इज टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल। टो आई क्या है, आई वे पार्टिकल का टॉर्क है, और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस एफ, लेकिन ये आई वे पार्टिकल का टॉर्क है इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आर आई क्रॉस एफ आई। तो ये जो टो आई है यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो समेशन इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या कहा कि जो समेशन टो आई है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल समेशन आर आई क्रॉस एफ आई। ठीक है, हमने क्या कह दिया कि जो समेशन टो आई है तो टो किसके इक्वल है, टो इक्वल होता है आर आई क्रॉस एफ आई, वेयर एफ इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कि जो एफ आई है, एफ आई तो क्या है, आई वे पार्टिकल का फोर्स, आई वे पार्टिकल पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इस सिस्टम में जो आई वा पार्टिकल है, इस सिस्टम में जो ith पार्टिकल है उस पर दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो एफ आई है ये किसका सम रहेगा, वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब जो एफ आई है, एफ आई किसके इक्वल है, एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ आई इंटरनल। जो एफ आई है ith पार्टिकल पर फोर्स वो किसके इक्वल रहेगा, ith पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस ith पार्टिकल पर इंटरनल फोर्स। तो इस एफ आई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन, यही किसके इक्वल है, ये टो के इक्वल रहेगा, समेशन टो आई मतलब सभी टॉर्क का वेक्टर सम, सभी टॉर्क का वेक्टर सम किसके इक्वल रहेगा, टोटल टॉर्क के इक्वल। सभी टॉर्क का वेक्टर सम किसके इक्वल रहेगा, टोटल टॉर्क के इक्वल।
तो जो टोटल टॉर्क है, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास समेशन, यहाँ हम लिख देते हैं आर आई क्रॉस एफ आई। एफ आई की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, एफ आई की स्पेस पर लिखेंगे हम एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ आई इंटरनल। अब इस आर का दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आर आई क्रॉस एफ आई प्लस आर आई, ये क्या है एक्सटर्नल, प्लस आर आई क्रॉस एफ आई इंटरनल। क्या किया हमने, इस आर का एफ आई एक्सटर्नल में भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस आर आई का एफ आई इंटरनल में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब समेशन का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ भी समेशन आ जाएगा और इसके साथ भी समेशन आ जाएगा, तो दोनों के साथ समेशन लिख दिया। अब देखो ये क्या है, आर क्रॉस एफ, ये क्या है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क, ये भी क्या है आर क्रॉस एफ, ये भी क्या है टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है आर क्रॉस एफ कौन सा है, एक्सटर्नल, तो ये हमारा रहेगा टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ith पार्टिकल का एक्सटर्नल फोर्स, उसका समेशन, उसका समेशन मतलब सभी पार्टिकल्स का टॉर्क को ऐड कर देंगे, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क प्लस समेशन आर आई एफ आई इंटरनल। ये किसके इक्वल रहेगा, सभी पार्टिकल्स के इंटरनल टॉर्क के इक्वल, मतलब टो इंटरनल। तो टोटल टॉर्क आ गया हमारे पास, ये किसके इक्वल चल रहा था, टॉर्क के इक्वल, तो टोटल टॉर्क कितना आ गया, टो एक्सटर्नल प्लस टो इंटरनल। अब हमने कहा कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसके अंदर जो टोटल इंटरनल फोर्स है, टोटल इंटरनल फोर्स तो कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पर भी उतना फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ऐसे फर्स्ट वाला सेकंड पर, सेकंड थर्ड पर, थर्ड फोर्थ पर, तो फर्स्ट सेकंड पर, सेकंड फर्स्ट पर, सेकंड थर्ड पर, थर्ड सेकंड पर। तो इसी टाइप से जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, नेट इंटरनल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। नेट इंटरनल फोर्स ज़ीरो हुआ तो नेट इंटरनल टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब जो टोटल टॉर्क है वो किसके इक्वल रहेगा, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल। टोटल इंटरनल टॉर्क तो कितना आ गया, ज़ीरो, तो जो टोटल टॉर्क है वो किसके इक्वल रहेगा, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू, डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी, जो इक्वेशन नंबर सेकंड में, कि जो डी एल अपॉन डी टी है वही किसके इक्वल है, समेशन टो आई, और समेशन टो आई किसके इक्वल है, टोटल टॉर्क के इक्वल, और टोटल टॉर्क किसके इक्वल आ गया, एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल। डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल है, समेशन टो आई, समेशन टो आई मतलब टोटल टॉर्क। अब टोटल टॉर्क किसके इक्वल आ गया, टो एक्सटर्नल, मतलब डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल है, टो एक्सटर्नल के इक्वल। तो इसको अगर हम किस में बोले, वर्ड्स के फॉर्म में बोले, तो वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डी एल अपॉन डी टी का मतलब क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल और टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन कर रहा है मतलब वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा। तो मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट है। जो टोटल टॉर्क है, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है, वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट है। तो ये एल है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, उसका क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू, और ये किसका है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का
एंगुलर मोमेंटम का, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। किसकी बात करें हम? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स एक्सिस, अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू, ये टॉर्क है, ये टॉर्क भी किसका है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, कि ये भी क्या है? टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है, और वो भी क्या है? उसी फिक्स, जिस फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, उसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या है? टॉर्क है। अब इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, dp अपॉन dt किसके इक्वल था? f एक्सटर्नल के इक्वल। तो ये लीनियर मोशन के लिए था और ये रोटेशनल मोशन के लिए है। तो इस लीनियर मोशन का एनालॉग किस में आ गया? रोटेशनल मोशन में। ये किसके लिए था? लीनियर मोशन के लिए। ये किसके लिए है? रोटेशनल मोशन के लिए। तो लीनियर मोशन का एनालॉग या ट्रांसलेशनल मोशन का एनालॉग किस में आ गया? रोटेशनल मोशन में। अब यही किसके लिए है? ये ये पूरी रिजिड बॉडी के लिए भी ये इक्वेशन अप्लाई होगी, क्योंकि अगर कोई रिजिड बॉडी है, ये मार्कर है, ये रिजिड बॉडी है, तो ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, n पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो वो भी सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का भी अगर सिस्टम है, कि इंडिविजुअल पार्टिकल n पार्टिकल्स का अगर सिस्टम है, तो उस पर भी ये अप्लाई होगा। रिजिड बॉडी पर भी अप्लाई होगा, और बहुत सारे पार्टिकल्स का, बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर सिस्टम है, तो उस पर भी इक्वेशन अप्लाई होगी। अब अगर हम क्या कहें? हम कहें कि अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, क्या कहें हम? कि अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, मतलब बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसी वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि dl अपॉन dt किसके इक्वल है? टो एक्सटर्नल के इक्वल है। अगर टो एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो? ज़ीरो। इफ टो एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब बॉडी पर अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, अगर बॉडी पर कोई भी टो एक्सटर्नल अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसकी स्पेस पर लिखेंगे ज़ीरो। तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ गया? ज़ीरो। dl अपॉन dt क्या है? एंगुलर मोमेंटम में चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ज़ीरो। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना है? ज़ीरो। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना है? ज़ीरो। मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा। चेंज ज़ीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है? वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। एल क्या है हमारा? फिक्स। एल क्या है हमारा? फिक्स है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट भी क्या है? कांस्टेंट। उसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट भी क्या है? कांस्टेंट। उसका जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट भी क्या है? कांस्टेंट। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट रहेंगे। तो उसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट भी ज़ीरो है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट भी ज़ीरो नहीं, कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट भी क्या है? कांस्टेंट। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट भी क्या है? कांस्टेंट। और जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट भी क्या है? कांस्टेंट। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि dl अपॉन dt किसके इक्वल होता है? टो एक्सटर्नल के इक्वल होता है। अगर टो एक्सटर्नल की वैल्यू ज़ीरो हो, तो इसमें जो चेंज हुए वो ज़ीरो है। चेंज ज़ीरो है मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो कांस्टेंट है। वो अगर कांस्टेंट है तो उसका एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। मतलब एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होगा। तीनों डायरेक्शन में वो क्या है? कंजर्व्ड है। चेंज नहीं हो रहा मतलब वो कंजर्व्ड है। तो यही क्या है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि अगर टॉर्क ज़ीरो है, तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो है, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसी टाइप से क्या है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है
तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल में इंटरनल फोर्स रहेगा क्या, सिंगल पार्टिकल में कोई इंटरनल फोर्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास वाला कोई दूसरा पार्टिकल उस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए है ही नहीं, तो उसमें तो इंटरनल फोर्स 0 ही रहना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।